नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां इतनी खूनी और दिलचस्प होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक दौर पर बात करने वाले हैं। बात है साल 1192 की, जब मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया और बस यहीं से भारतीय इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। 7वीं से 12वीं सदी के बीच दिल्ली के इस तख्त पर 50 से भी ज्यादा अलग अलग राजवंश बैठ चुके थे। जरा सोचिए, आखिर इस तख्त में ऐसा क्या जादू था जिसे पाने की चाह में बेटे अपने सगे पिताओं का कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते थे। इस खूनी खेल और धोखेबाजी के पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम इन 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले गुलाम सुल्तानों का उदय, फिर खिलजी साम्राज्य का खौफ, उसके बाद तुगलक और तैमूर का कहर, फिर लोदी वंश का पतन और आखिर में उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर दिल्ली ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। ये देखिए, ये वो 5 मुख्य राजवंश हैं जिन्होंने पूरे 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। शुरुआत होती है मामलुक यानी गुलाम वंश से, फिर आते हैं क्रूर और अपने राज्य का तेजी से विस्तार करने वाले खिलजी, उसके बाद अजीबो-गरीब फैसलों वाले तुगलक, फिर सबसे कमजोर साबित हुए सैयद और अंत में अफगानी लोधी वंश। इनमें से हर एक दौर में अराजकता और खून खराबे का अपना एक अलग ही लेवल था। चलिए पहले एक्ट से शुरू करते हैं, मामलुक राजवंश। इतिहास की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इतने विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखने वाले पहले सुल्तान असल में खुद पहले एक गुलाम हुआ करते थे। और मजेदार बात यह है कि इस वंश के सुल्तानों के बीच का अंतर बिल्कुल जमीन आसमान जैसा था। एक तरफ थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इतने नेक दिल थे कि लोग इन्हें लाख बख्श कहकर बुलाते थे। इन्होंने ही कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था, पर दुर्भाग्य से पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई। खैर, दूसरी तरफ थे ग्यासुद्दीन बलबन, एकदम खौफनाक तानाशाह। इसने तो खुद को जिल्ले इलाही यानी भगवान की परछाई ही घोषित कर दिया था। अब इस पॉइंट पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य फैलाने से ज्यादा अपने अंदरूनी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने चालीसा नाम की 40 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जो अहम फैसलों में सलाह देती थी। इसके अलावा फौज के लिए एकता सिस्टम लागू किया जहां सैनिकों को पगार मिलती थी, और सबसे बड़ी कामयाबी, चंगेज खान जैसे क्रूर शासक को भारत पर हमला करने से रोककर रखा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इल्तुतमिश के बाद तख्त मिला उनकी बेटी रजिया सुल्ताना को। वो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, उस दौर के समाज को एक महिला का शासन करना बिल्कुल रास नहीं आया। भारी विरोध के चलते उनका राज केवल 4 साल ही टिक पाया और साल 1240 में उनके अपने ही भाई ने उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे एक्ट पर, खिलजी राजवंश। अगर हम कहें कि यह शायद सबसे खौफनाक और ताकतवर समय था तो गलत नहीं होगा। इस वंश में गद्दी कैसे हथियाई जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी का ही उदाहरण ले लीजिए। सुल्तान बनने के लिए उसने अपने 70 साल के ससुर को बेरहमी से मरवा दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का राज पूरी तरह से चरमपंथ से भरा हुआ था। एक तरफ तो उसने लाखों लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया और 70,000 लोगों का एक विशाल हरम खड़ा किया जो कि खौफनाक था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बाजार नीतियां इतनी जबरदस्त थीं कि उसने रोजमर्रा की चीजों के दाम कंट्रोल में रखे और मंगोलों को भी भारत आने से रोके रखा। और हां, उसी के जनरल मलिक काफूर ने 1310 में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लूटा था। पर इस ताकतवर वंश का पतन बहुत अजीब तरीके से हुआ। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये सुल्तान, खैर, ये हमेशा नशे में धुत रहता था और अक्सर दरबार में पूरी तरह नंगा होकर घुमा करता था। इस तरह के बर्ताव का नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही उसके अपने ही जनरल ने उसकी हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे एक्ट में, तुगलक वंश। इन्होंने दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक पूरे 94 साल राज किया। लेकिन सच कहें तो ये युग सबसे ज्यादा उथल-पुथल और अजीबो-गरीब फैसलों से भरा रहा। इस दौर में मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले काफी विनाशकारी रहे। गद्दी के लिए 1325 में उसने अपने ही पिता की जान ले ली थी। फिर मंगोलों से बचने के लिए उसने रातों रात राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फरमान सुना दिया। पूरी प्रजा को वहां जाना पड़ा। पीछे से दिल्ली एकदम खाली और असुरक्षित हो गई। मंगोल बस कब्जा करने ही वाले थे। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने वापस दिल्ली लौटने का हुक्म दे दिया।
इस बेतुके सफर में अनगिनत मौतें हुईं और दिल्ली भयंकर गरीबी की चपेट में आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक की आर्थिक नीतियां भी कोई कम बड़ी भूल नहीं थी। उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह पीतल के सिक्के चला दिए। नतीजा, पूरे राज्य में नकली सिक्के धड़ल्ले से बनने लगे। लेकिन एकदम इसके उलट उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक ने जनता के लिए बहुत काम किया। उन्होंने दारुल शिफा नाम का अस्पताल बनवाया, जहां बिल्कुल मुफ्त इलाज होता था, और यहां तक कि बुजुर्गों को पेंशन देने की व्यवस्था भी शुरू की। लेकिन तुगलक वंश का अंत इतिहास के सबसे खौफनाक पन्नों में से एक है। साल 1398 मंगोल शासक तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस समय गद्दी पर जो सुल्तान था वो डरकर भाग गया। केवल 5 दिनों के अंदर तैमूर ने दिल्ली में ऐसा भयंकर कत्लेआम मचाया कि करीब 2 लाख लोग मारे गए। सोचकर ही हैरान होती है। इस तबाही से उभरने में दिल्ली को लगभग 100 साल लग गए। इसी भारी तबाही के बाद शुरू होता है हमारा चौथा एक्ट, सैयद राजवंश और अफगानों का आना। ये दिल्ली सल्तनत की आखिरी सदी थी, और सबसे अजीब बात यह है कि इस सैयद वंश को सत्ता खुद तैमूर ने ही दिल्ली से जाते वक्त सौंपी थी। सच कहा जाए तो ये राजवंश दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे कमजोर वंश निकला। अपने राज में ये अपना क्षेत्र 50 किलोमीटर से आगे तक नहीं बढ़ा पाए। हालात इस कदर खराब थे कि उनका आखिरी सुल्तान तो सचमुच युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ, बिना लड़े ही पूरा का पूरा साम्राज्य सौंप दिया। और इस तरह 1451 में पहली बार एक अफगानी राजवंश सत्ता में आया, लोदी वंश। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाकर हालात को कुछ स्थिर करने की कोशिश जरूर की, पर उनका आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, वो इतना गुस्सैल और शक्की मिजाज का था कि उसके अपने ही मंत्रियों ने तंग आकर काबुल से बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे डाला। और फिर 1526 की पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट पर पहुंच चुके हैं। वही सवाल जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था, आखिर दिल्ली के इस तख्त के लिए इतने सालों तक इतनी खून की नदियां क्यों बहाई गईं? तो सबसे अहम बात यह है कि राजपूतों के समय से ही दिल्ली एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल हब बन चुकी थी। देश भर के व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। इसके अलावा राज्य की सारी करेंसी, सारे सिक्के यहीं छापे जाते थे, जिससे ये देश के सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। एक और बड़ा कारण था इसकी लोकेशन। दिल्ली बिल्कुल केंद्र में होने की वजह से यहां बैठकर आसपास के राज्यों को कंट्रोल करना बहुत आसान था। बस यही अपार दौलत और रणनीतिक ताकत दिल्ली को सबसे खास बनाती थी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली की इस बेशुमार दौलत और ताकत ने 300 सालों तक ऐसा पागलपन, धोखेबाजी और खून खराबे का खेल चलाया, तो अब क्या होगा? अब जब इस तख्त पर एक बेहद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का कब्जा हो चुका है, तो आगे की कहानी कितनी दिलचस्प होगी। इतिहास के इन पन्नों में और कितने गहरे राज दफन हैं। इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।